ठीक है, या तो इसमें है या इसमें है, तो या तो वो इसमें से हो सकता है या इसमें से हो सकता है। ठीक है, आपने क्या बताया था, ए एल आई, ए एल आई तो है ही नहीं कहीं। अच्छा के एल आई बता रहे हो आप, ओके, बट वो भी नहीं हो सकता, राइट। तो शर्मा गेट्स मैरिज गिफ्ट, तो अब देखो आप, मैरिज गिफ्ट में क्या कॉमन है, मैरिज गिफ्ट, दो चीजें कॉमन है इसमें, मैरिज गिफ्ट, ये मैरिज गिफ्ट, ये मैरिज गिफ्ट हो सकता है, और क्या हो सकता है, ये हो सकता है और ये हो सकता है। तो ये क्या हो गया, कोड फॉर मैरिज गिफ्ट, राइट। तो ये हो गया आपका एलिमिनेट। तो अब ये ऊपर क्या बचा, शर्मा गेट्स, शर्मा गेट्स, इसका हमें कुछ करना भी नहीं, राइट। फिर आ गया आपका वाइफ गिव्स मैरिज गिफ्ट, तो गिव्स आपका यहां पे भी होना चाहिए और यहां पे भी होना चाहिए, तो ये दो तो आपके एलिमिनेट हो गए, तो इन दोनों में से तो है नहीं। तो ये WOP और WOP कॉमन है, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट में भी गिव्स है और थर्ड स्टेटमेंट में भी गिव्स है, तो दैट मींस WOP इज द आंसर फॉर गिव्स। समझे नहीं समझे, देखो पहले था शर्मा गेट्स मैरिज गिफ्ट, स्टेटमेंट वन, ठीक है। नीचे वाला क्या था, वाइफ गिव्स मैरिज गिफ्ट। तो अब आप देखो मैरिज गिफ्ट दो ऐसे कोड्स हैं जो दोनों में सेम है, राइट। तो पीटीआर सी एच एन इट स्टैंड्स फॉर मैरिज गिफ्ट, तो ये हमने एलिमिनेट कर दिए। ठीक है, ये कट हो गया, ये कट हो गया। अब यहाँ पे बचा शर्मा गेट, शर्मा गेट का हमें कुछ करना ही नहीं, राइट। फिर उसके बाद कोड बचता है गिव्स का। अब इन दोनों में से गिव्स होगा और इन दोनों में से गिव्स होगा, तो इसमें से क्या कॉमन है, ऊपर भी गिव्स था और नीचे भी गिव्स, तो हमने इंटरप्रेट करा WHOP, और WHOP इधर सेम है इन सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट, सो द कोड फॉर गिव्स इज WHOP, सॉरी WOP। ठीक है, आ गया समझ में। एक और क्वेश्चन करते हैं इसका। अच्छा, इसका ना वो भी होता है, मतलब जैसे ये तो आपका नंबर है, मैं इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में भी आ सकता है ये, ठीक है। जैसे हमने NSO लिखा तो ऐसे ही कुछ भी 1 2 3 लिख देगा, उसका अल्फाबेटिक सीरीज से कोई लेना देना नहीं होगा, वो ऐसे ही होगा जैसे ये लिखा हुआ है, राइट। मतलब उसी फॉर्म में कर लेते हैं हम। इन सर्टन कोड 37 मीन्स विच क्लास, इन सर्टन कोड 37 मीन्स विच क्लास, 583 means caste and class, 583 means caste and class. Find the code for caste. Find the code for class. अच्छा, ऑप्शंस भी सुन लो। ऑप्शन लिखो, A3, B7, C8, D either 5 और 3। ऑप्शन E इज, एक एक्स्ट्रा दे रखा है इन्होंने, आइदर 5 और 8। हाँ, हमें ढूंढना है कास्ट, CASTE, कास्ट। देखो 37 स्टैंड्स फॉर विच क्लास, 583 स्टैंड्स फॉर कास्ट एंड क्लास। व्हाट इज द कोड फॉर कास्ट? हाँ जी, E, ओके। एनीवन विद अ डिफरेंट आंसर? यार पता है, मैं जोन सा भी सेलेक्ट कर रहा हूँ ना, वो एकदम कॉम्प्लेक्स हो रहा है। चलो कोई नहीं, ये तो आ गया था ना समझ में, कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं है, इट्स जस्ट, मैंने बताया 53 स्टैंड्स फॉर क्या था। अच्छा, इसको ऐसे लिखो, विच क्लास, 37 था, 37 लिख लो भाई। और फिर क्या था, 583, ये क्या था, कास्ट एंड क्लास। ठीक है, अब वो पूछ रहे कास्ट का बताओ, ठीक है, यही बात है।
विच क्लास में से, या तो ये 3 7 है, तो ये क्लास यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो दैट मीन्स कोड फॉर क्लास इज 3। अब बचा कास्ट एंड, तो एंड तो हम इंटरप्रेट नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, ये होगा आंसर 5 और OR 8। ठीक है, तो ये आपका आंसर, आप देख लो कौन सा वाला पार्ट था, ई, राइट। आ गया समझ में? एक और करते हैं ऐसे, मतलब मैंने आपको क्या है, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस करा दिए इसके। इन सर्टेन कोड 4 6 7, I repeat 4 6 7 means leaves are green, leaves are green, 4 6 7 means leaves are green, 4 8 5 means green is good, 4 8 5 means green is good, and 6 3 9 means 6 3 9 means they are playing, they are playing. Find the code for leaves. बस सब करो, अगर इनका 4 सुन के मत 4 लिखना, अपने आप लॉजिक लगाओ, क्या आपके लॉजिक के हिसाब से भी वही आ रहा है? ऑप्शन, वैसे ना ऑप्शन आप जब प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, मतलब वो तो क्या होता है सॉल्व एलिमिनेशन के लिए, बट लिख लो ऑप्शन इज 4 6 7 3 नोन ऑफ द अबव, 4 6 7 3 और नोन ऑफ द अबव। अच्छा, लॉजिकल रीजनिंग में ना एक चीज और होती है कि मतलब ये जो आपको एकदम इंस्टिंक्ट आता है ना 4, तो एक बार ना उसको रीवेरीफाई जरूर कर लेना कि एक बार वो इंस्टिंक्ट क्या होता है, वो होता है उलझाने के लिए, राइट? तो जब तक डबल वेरिफिकेशन ना हो जाए आप उसको सॉल्व मतलब आंसर मत करना। क्या मुश्किल लग रहा है क्या? मुश्किल है, आसान है, 4 ही है। हाँ भाई, आपका सबका 4 आ रहा है, मतलब देखो अगर नहीं समझ में आया कैसे 4 आया, मेरे को भी नहीं पता 4 है क्या है, मैं आंसर देख भी ना, इसमें आंसर लिख के भी नहीं हुए, सब निकाल लो 4 एक बार, वो स्टूडेंट बचे हुए। हाँ जी, आपका क्या आया? 4 है ना, आगे पता चल गया कैसे? ठीक है, सो हेयर कोडिंग डिकोडिंग एंड्स। ठीक है, आई वांट कि जो भी आपकी ये बुक है इसमें देख लेना, जो जो कोडिंग डिकोडिंग के है, मोस्टली क्या 99% ऑफ द क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लोगे, एक आधा क्वेश्चन हो सकता है जो आपको ना आए तो वो बता देना, कर लेंगे। ठीक है, नाउ कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट या पजल टेस्ट जो होता है बेसिकली, सीटिंग अरेंजमेंट में हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं, 3 टाइप्स के मेजर क्वेश्चन बनते हैं। एक वो बोल सकता है सर्कुलर टेबल, सर्कुलर टेबल पे वो 5-6 आदमियों को बिठा देगा, वो ऐसे बोल सकता है फेसिंग द टेबल और फेसिंग आउटसाइड द टेबल। अच्छा, फेसिंग टुवर्ड्स द टेबल में इसका राइट ये होगा, बट इफ इसका ये इधर मुंह करके बैठा है तो राइट क्या होगा, ये होगा, राइट? तो ये इसमें थोड़ा सा वो है ना। इसमें और क्या है, एंटी क्लॉकवाइज लिखा हो सकता है और क्लॉकवाइज लिखा हो सकता है, तो क्लॉकवाइज ऑलवेज राइट साइड क्लॉक, यहाँ पे एंटी क्लॉक। ठीक है, ये भी आपने याद रखने की चीज़ है। इसमें इजी फॉर्म में क्या आ सकता है, सारे अंदर की साइड बैठे हैं और आपने इंटरप्रेट करना है। ठीक है, वो बता देगा कि मेरे से 2 छोड़ के ये बैठा है, उससे 2 छोड़ के ये बैठा है, तो बताओ मेरे साथ में कौन बैठा है, ऐसे करके आएगा। कॉम्प्लेक्स चीज में क्या कर सकते हैं, वो कह देगा एक इधर करके बैठा है, 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 मतलब ऑल्टरनेट बैठे हुए हैं, तो आपको हर बार करना पड़ेगा ना, तो लेफ्ट मेरा लेफ्ट आपका राइट, तो वो उस टोटली पर्सन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा हमें।
मतलब फॉर एग्जांपल ये बोले मेरे राइट में दो राइट छोड़ के कोई बैठा हुआ है, तो अगर आप इधर से चलोगे तो ये आ जाएगा, इधर से चलोगे तो ये आ जाएगा, राइट। तो एग्जैक्टली उसका पोजीशन आपने कंसिडर करना है। एक तो ये आता है। दूसरा क्वेश्चन टाइप आता है आपको बॉक्सेस का आता है। बॉक्सेस मींस वो पूछेगा कि ऐसे 5 या 6 होगा कि भाई बॉक्स ए बी सी डी ऐसे होगा, वो कहेगा मेरे ऊपर ये है, टॉप मोस्ट पोजीशन पे ये है, मेरे नीचे सिर्फ 2 आदमी हैं, ऐसे करके आपसे पूछेगा, राइट। तो वो बॉक्सेस वाला। अच्छा, इसमें क्या होता है, अपार्टमेंट वाला भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल वो बोलेगा आई लिव इन अ बिल्डिंग जिसमें 6 अपार्टमेंट्स हैं, तो 6 अपार्टमेंट्स में जैसे बॉक्सेस लिखा हुआ है तो ऐसे ही आदमी लिखे होंगे, तो उसमें आपको लिखा होगा रानी, शान, XYZ, तो ऐसे ही वो भी एक क्वेश्चन है। थर्ड टाइप इसमें क्या बनता है आपका, एग्जाम वाला। मतलब जैसे वो बोलेगा मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे एंड सो ऑन, और यहाँ पे डैशेस लगा रखे होंगे, मतलब लगा नहीं रखे होंगे, आपने लगाने हैं। तो वो कहेगा मेरा एग्जाम ट्यूसडे को है, मेरे बाद सिर्फ मेरे बाद जिसका एग्जाम है वो आपका क्या नाम था, देव, देव का एग्जाम मेरे बाद है। फॉर एग्जाम्पल मेरा एग्जाम आता है ट्यूसडे को, मेरे 2 दिन बाद आता है देव का, देव से 3 दिन पहले आता है आपका सार्थक, देव से 3 दिन पहले आता है सार्थक का। तो मतलब आपको वो कहीं मेंशन नहीं करेगा कि वो है, या तो खुद बता देगा या कह देगा मेरा जो एग्जाम है वो मंडे को है, या ऐसे बता देगा वीक के उतने डे पे है ना, ऐसे करके क्वेश्चंस है। तो दीज आर दी 3 मेजर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो सीटिंग अरेंजमेंट या पजल टेस्ट में आते हैं। तो लेट्स सॉल्व देम। अच्छा, इसमें से सबसे बढ़िया कौन सा लग रहा है आपको कि ये वाला करते हैं पहले? ये वाला आसान है वैसे, या देखते हैं जोन सा पहले दिख गया। अच्छा, इसमें जो सीटिंग अरेंजमेंट है ना, वो एक तो सर्कुलर में और सीधी लाइन में भी हो सकता है। वो बोल देगा कि देर आर 6 स्टूडेंट्स हु आर सिटिंग फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, और मेरे बाद ये है, मतलब जैसे ये वाला फॉर्म है ना, वो ऐसे स्ट्रेट लाइन में भी या वर्टिकल लाइन में भी बैठ सकते हैं, ठीक है। इट टोटली। तो क्वेश्चन 1 इज 6 स्टूडेंट्स 6 स्टूडेंट्स ABCDEF ABCDEF are sitting in a field. ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो इन तीनों का टाइप नहीं है, वो कुछ और ही बता रही है, ठीक है। देर आर 6 स्टूडेंट्स ABCDEF sitting in a field. Statement 1, A and B are from Nehru House. A and B are from Nehru House. Rest belong to Gandhi House. D and F, वैसे ना ये थोड़ा आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बट चलो आप कॉम्प्लेक्स ही करो, ठीक है। 6 स्टूडेंट्स है ABCDEF 1, ठीक है। स्टेटमेंट 2 सेज A and B आर फ्रॉम नेहरू हाउस एंड रेस्ट आर फ्रॉम गांधी हाउस, ठीक है। यहां तक लिख लिया सबने। D and F आर टॉल, D and F आर टॉल। स्टेटमेंट चेंज हो गई, मतलब साथ में लिख लो, अलग लिख लो, आपकी मर्जी। बल्कि अलग, जैसे अभी अलग अलग लिखोगे तो आपको क्या है वो ढूंढने में आसान रहेगा, वरना वो एक ही पैराग्राफ में लिखा हुआ आएगा आपका। D and F are tall while others are short. D and F are tall while others are short. फिर एक और स्टेटमेंट लिखो, ACD are wearing glasses. ACD are wearing glasses. Others are not. ठीक है। अब ये आपको एक मतलब पजल टेस्ट है ये, तो इसमें आपको मल्टीपल क्वेश्चंस पूछेगा, मतलब मेन स्टेटमेंट रिमेन्स द सेम, इसी से ही आपको 2-3 क्वेश्चंस पूछेगा। तो फर्स्ट विल बी, अपने मतलब ये लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप मुंह से बता देना या थोड़ा सोच के बता देना, राइट। अच्छा, ये लिख लो, किसी ने कुछ मिस तो नहीं कर दिया इसमें, सबने सब कुछ लिख लिया। द फर्स्ट क्वेश्चन इज 2 स्टूडेंट्स
who are not wearing glasses and are short. Two students who are not wearing glasses and are short. B and E. ठीक है भाई, एनीवन विद अ डिफरेंट आंसर? नहीं? अच्छा, इसमें क्या होता है, एक वो आपने, अच्छा कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स कौन कौन है, तो वो आपने वो वेन डायग्राम कर रखा है, तो वेन डायग्राम भी करके कर सकते हो, बाकी ये सिंपल है, आप खुद भी देख के भी इंटरप्रेट हो जाएगा, राइट? विच शॉर्ट स्टूडेंट ऑफ गांधी हाउस इज नॉट वियरिंग ग्लासेस? विच शॉर्ट स्टूडेंट ऑफ गांधी हाउस इज नॉट वियरिंग ग्लासेस? ई, बी, आप क्या बता रहे हो? बी। अभी जो क्वेश्चन वाली, विच शॉर्ट स्टूडेंट ऑफ गांधी हाउस इज नॉट वियरिंग ग्लासेस? ई। देखो अब बी बोला आपने जैसे, तो बी मैंने आपको पहले ही बताया, ए एंड बी आर फ्रॉम नेहरू हाउस, तो मैंने क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, गांधी हाउस, राइट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच टॉल स्टूडेंट ऑफ गांधी हाउस इज नॉट वियरिंग ग्लासेस? विच टॉल स्टूडेंट ऑफ गांधी हाउस इज नॉट वियरिंग ग्लासेस? एफ। ठीक है, प्रॉब्लम कुछ इस टाइप के क्वेश्चन में नहीं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम सीटिंग अरेंजमेंट पे। 6 पर्सन्स, 6 पर्सन्स, अच्छा जब भी हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं तो आगे क्यू या ऐसे कर लो ताकि आपको पता लग जाए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट आ गया पार्ट। 6 पर्सन्स ए बी सी डी ई एफ sitting in 2 rows, sitting in 2 rows, 3 in each, ठीक है? 6 person A B C D E F sitting in 2 rows, 3 in each. E is not at the end of any row. Statement 1, E is not at the end of any row. फिर स्टेटमेंट 2 है, लिख लो, ठीक है? D is second to the left of F. D is second to the left of F. C is the neighbor of E. C, the neighbor of E, is sitting diagonally to D. Diagonally opposite to D, right? B is the neighbor of F. C, the neighbor of E, is sitting diagonally opposite to D. B is the neighbor of F. गाइस ये ना थोड़ा सा ना डिफिकल्ट क्वेश्चन है, हम 2-3 क्वेश्चंस पहले करते हैं फिर इसको सॉल्व करेंगे। मतलब आपको ना ये मतलब क्या है कि हम सीधा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं दिख रहे हैं मेरे को, तो हम इजी क्वेश्चंस पहले करेंगे ताकि आपको बन जाए वो रिदम, राइट? एक बार बुक दिखाना, क्योंकि ये जो है ना ये CUET नहीं है, ये हाई लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है। मतलब जब आप ये कर लोगे तो ये आपको लगेगा यार ये तो कुछ भी नहीं है बुक, राइट? तो हमें थोड़ा सा अपने को भी देखना है, और ये चीज़ याद रखना कि जब आप थोड़ा सा व्हेन यू वांट टू रन 10 किलोमीटर्स एक रेस में, तो आप प्रैक्टिस कितने की करोगे, 20 की। तो जब आप घर पे प्रैक्टिस में 20 भाग रहे हो तो आपको 10 कुछ भी नहीं लगेगा, राइट? जब आप भाग ही 5 रहे हो घर पे, तो आप कैसे भाग लोगे कि यार जब फाइनल रेस होगी या मैराथन होगी तब मैं 10 भागूंगा? इट इज़ नॉट पॉसिबल। जब आप प्रैक्टिस में 20 करोगे तब आपको 10 भाग पाओगे इन दी रेस, राइट? तो यही चीज़ हम फॉलो करेंगे। हम हैं
रखा है ये? अच्छा दे रखा है, ये दे रखा है आपका चैप्टर नंबर 9, नंबर रैंकिंग एंड सीक्वेंस टेस्ट। देखो इसमें इजी इजी से स्टार्ट करते हैं, तो हम भी इजी इजी से ही स्टार्ट करेंगे। मैं आपको थोड़ा ज़्यादा हल्का सा कॉम्प्लेक्स ले गया था। तो जो इसमें इसमें ये बोल रहा है, लिखो एक क्वेश्चन। अ क्लास ऑफ बॉयज स्टैंड्स इन अ सिंगल लाइन। अ क्लास ऑफ बॉयज स्टैंड्स इन अ सिंगल लाइन। One of the boys is 19th. One of the boys is 19th from both the ends. Find how many boys are there in the class. बताओ भाई, और भी बताओ। समझ पा रहे हो द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन? भाई इधर से भी इतने हैं, इधर से भी इतने हैं। 30, 37। हाँ भाई आप बोल रहे हो 38, कैसे? और जो वो बोल रहा है कैसे? देखो समझो, यहाँ से 19th है ये बंदा, यहाँ से भी 19th है ये बंदा। तो द क्वेश्चन इज कितने स्टूडेंट्स हैं टोटल उस लाइन में। तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या है, यहाँ तक तो 19 है। अब आपने क्या करा, 19 प्लस 19 38, रॉन्ग। यहाँ पे तो 18 ही बच्चे बचे ना, क्योंकि ये 19 तो ये खुद है, तो डबल काउंटिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे 18 ही करो, तो 18 इज 37, राइट। तो ये चीज़ ध्यान रखना, मतलब डबल काउंटिंग नहीं करनी है आपने। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 2 3 4 5 करके करोगे, तो अगर कोई फिफ्थ है, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 6 7 8 9 10, तो अब मैं पूछूं कि ये इधर से भी फिफ्थ है और इधर से भी फिफ्थ है, तो अब कितने बच्चे हैं? 1 2 3 1 2 3। अच्छा ये मैंने 10 एक्स्ट्रा लगा दिया, राइट, तभी तो फिफ्थ हुआ ना। मतलब यहाँ से 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ से भी 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 5 10 हो जाएगा, बट 10 है इसमें नहीं ना। तो यहाँ से कितने बचे? ओनली 4, राइट। तो 5 प्लस 4 इज 9। तो इसी प्रकार हम इसको सॉल्व करेंगे, राइट। ठीक है, फिर लिखो अनु एंड विनय। अनु एंड विनय आर रैंक्ड। Anu and Vinay are ranked 7th and 11th. Anu and Vinay are ranked 7th and 11th from the top in the class. From the top in the class of 31 students. Of 31 students. What will be their rank from bottom in the class? What will be their rank from the bottom in the class? प्लस तो करना ही नहीं। हाँ 31 स्टूडेंट्स, रैंक इज 7 एंड 11। मतलब आप रैंक ना समझो इसको, ऐसे समझ लो एक लाइन है, यहाँ पे 31 स्टूडेंट्स है टोटल 31। यहाँ पे एक बच्ची है, उसकी 7th रैंक है। यहाँ पे एक बच्चा है जिसकी रैंक है 11। ये है ऊपर से, यहाँ से कैलकुलेट करे। वो पूछ रहा है अगर यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये कौन सी रैंक होगी? 24 एंड 20। भाई एनीवन विद अ डिफरेंट आंसर?
समझ गए? डबल काउंटिंग नहीं करी आपने किसी ने भी। आ गया सबको? हाँ जी, आ गया आपको? ठीक है, तो ऐसे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। एक और क्वेश्चन करते हैं। इन अ क्लास ऑफ 42 स्टूडेंट्स, इन अ क्लास ऑफ 42 स्टूडेंट्स, महेश is 16th from the bottom. Mahesh is 16th from the bottom. Rank from top? Question mark. 26. Anyone with a different answer? एक बार सॉल्व करो आप ना, एक बार करने दिया करो इनको, है ना। एक बच्चा है महेश, ऊपर से 16th रैंक पे है। टोटल 42 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, तो द क्वेश्चन इज आस्किंग टॉप से कितना होगा? 26। भाई कर लो एक बार सारे, जो मतलब ऐसे ही, मतलब मैं देख रहा हूँ काफ़ी स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्वेश्चन लिखते हैं और वो पीछे से आंसर आ जाता है और आप लिख लेते हो। मतलब आपको समझ में आया क्या करना है? माइनस करना है, राइट? तो वो, और इसमें एक चीज़ ये मैं जो बता रहा हूँ ना, इसमें डबल काउंटिंग में बच्चे फंसते हैं। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे उसको वो जिससे मैंने करके बताया ना, तो इसका बहुत ध्यान रखना कि वो डबल काउंटिंग में, और आपको जो ऑप्शंस दे रखे होंगे ना वो ऐसे ही दे रखे होंगे, थोड़ा थोड़ा हर डिफरेंस, राइट? ये तो मैं क्वेश्चन ढूंढ रहा था ना, इन्होंने मेंशन नहीं कर रखे ये, और वो आते हैं वो क्वेश्चंस। चलो मैं नई बुक ले लूँगा एक बार, ये लो मैं अपनी बुक से कराता हूँ। ठीक है, ये गाइज ये थोड़ा सा वो था, थोड़ा लाइट करने के लिए। मेन क्वेश्चंस हम अब करेंगे। हाँ, फोर गर्ल्स, four girls sitting on a bench to be photographed. Four girls sitting on a bench to be photographed. Shikha is left of Reena. Shikha is left of Reena. Manju is right of Reena. Rita is between Reena and Manju. देखो सुनो फिर से। शिखा इज लेफ्ट ऑफ रीना, मंजू इज टू द राइट ऑफ रीना, रीटा इज बिटवीन रीना एंड मंजू. Who would be the second from the left in the photograph? Okay, anyone with a different answer? इसको खुद सॉल्व करो एक बारी। हाँ जी, बिटवीन रीना एंड मंजू। रीना है who, अच्छा who would be second from the left of in the photograph? अब इसमें चार ही तो बच्चे हैं। अच्छा इसमें ये चीज़ ध्यान रखना, जो फोटो खिंचा रही है स्टूडेंट्स, तो वो इधर फेस कर रही होंगी, कैमरामैन तो उधर है ना, तो कैमरामैन की इंटरप्रिटेशन पूछ रहा है या वो लड़की की इंटरप्रिटेशन पूछ रहा है? तो एक बार आप करो, सॉल्व करो मतलब जब वो कह रही है कि जैसे लड़की के पर्सपेक्टिव से, फॉर एग्जांपल चार है यहाँ पे, राइट? तो इस मेरे इधर ये है, मेरे इधर ये है, जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो मेरे पर्सपेक्टिव से होगा, बट जब हम सॉल्व करेंगे तो शायद कैमरामैन की या लड़कियों की, वो आप सॉल्व करो, देखो खुद पता चलेगा आपको।
जो वो बोलता जाए करते जाओ। ऐसे केस में क्या है कि 4 स्टूडेंट्स हैं, द इजी फॉर्मूला इज 1 2 3 4 बनाओ, सिंपल। तो वो जो बोल रहा है वो करते जाओ। फॉर एग्जाम्पल वो बोल रहा है शिखा इज टू द लेफ्ट ऑफ रीना, तो ये जो शिखा लड़की है ये लेफ्ट ऑफ रीना है। तो हम पहले तो क्या है एक ही पर्सपेक्टिव से करो इसको, ये वो वाला आप भूल जाओ अभी। शिखा के लेफ्ट में है रीना, रीना। फिर उसके बाद वो बोल रहा है मंजू इज राइट ऑफ रीना, मंजू है जो मंजू इज टू द राइट ऑफ रीना। अच्छा वो उसी वही करना है गाइस जो मैं बोल रहा था, ये मैंने गलत वो करा, राइट। ये आपका आ गई शिखा, 4 गर्ल्स सिटिंग ऑन अ बेंच, शिखा इज द लेफ्ट, इज टू द लेफ्ट ऑफ रीना, राइट। रीना के लेफ्ट में, राइट। तो ये यहीं आएगी रीना, रीना राइट। मंजू इज टू द राइट ऑफ रीना, मंजू इज टू द राइट ऑफ रीना, यहाँ पे राइट। रीना यहाँ पे है उसके राइट में, राइट। एक मिनट गाइस, शिखा इज टू द लेफ्ट ऑफ रीना, शिखा इज टू द लेफ्ट ऑफ रीना, शिखा इज टू द लेफ्ट ऑफ रीना। हाँ सही तो है, वो लड़कियों के पर्सपेक्टिव से ही होगा। मतलब ये बोल रहा है शिखा इज लेफ्ट ऑफ रीना, मतलब शिखा जो लड़की है वो रीना के लेफ्ट में है, ठीक है, यहां तक आ गया। फिर शिखा इज लेफ्ट ऑफ रीना, मंजू इज टू द राइट ऑफ रीना, मंजू है राइट ऑफ रीना, तो रीना के राइट में, दैट मीन्स मंजू यहां पे आ गई, ठीक है, ये मत ऊपर का भूल जाओ। फिर उसके बाद है रीटा इज बिटवीन रीना एंड मंजू, रीना एंड मंजू के बीच में है, तो वो यहां पे आ जाएगी आपकी रीटा, ठीक है। फिर उसके बाद वो पूछ रहा है हु वुड बी द सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट इन द फोटोग्राफ, तो राइट साइड ये है, लेफ्ट साइड ये है, तो 1 and 2 द आंसर इज रीटा, राइट। मतलब हमें कैमरामैन इसमें मेंशन नहीं कर रखा तो अपना दिमाग नहीं चलाना, ये मैं थोड़ा एडवांस सोच रहा था लड़कियों के ही पर्सपेक्टिव से। अब मैं एक एक्सरसाइज करा सकता हूँ 3 लड़कियों को खड़ी करके ऐसे करके, तो दैट इज ऑल्सो एन ऑप्शन, बट आपको आ गया समझ में, राइट। आ गया ना। मतलब आप उस पे, और इसमें क्या होता है कई बार अगर वो बोले फर्स्ट टू द लेफ्ट या इमीडिएट लेफ्ट, तब आप लिखो। अब आपने सोचा होगा यार ये बीच में कहाँ से आ गई, है ना। तो वो जस्ट बोल रहा है कि मेरे राइट में है, अब कितना लेफ्ट में। फॉर एग्जांपल आपके राइट में ये स्टूडेंट है, कितने राइट में है ये तो नहीं मेंशन ना, तो फिर मैंने बोल दिया ही सिटिंग इन द मिडल, तो वो मिडल आ गया, बट वो कंडीशन तो वो सेम है ना, अभी भी वो राइट में ही है, राइट। ठीक है, चलो एक और करते हैं अच्छा सा क्वेश्चन। A B C D E F G, A B C D E F G are sitting on a wall, all facing east, wall 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 wall, दीवार पे बैठे तीन, मतलब जितने भी हैं ये, ठीक है। they didn't have a great fall, ठीक है। A B C D E F G sitting on a wall and all of them facing east, ठीक है, स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 इज C is on the immediate right of D, C is on the immediate right of D, C is immediate right of D, B is an extreme, B is at extreme end, and E is his neighbor, and E as his neighbor, ठीक है। G is between E and F, G is between E and F, E and F,
D is sitting third to the south end. नहीं, D is sitting third from the south end. D for donkey is sitting third from the south end. ठीक है. Who is sitting right of E? ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस है. पहला यही है कि who is sitting right of E. सॉल्व करो इसको. इस केस में क्या है कि वो बना लो. ईस्ट किधर है? इधर है. ऐसे कर लो. ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा. तो जो सिचुएशंस है जैसे ऐसे ऐसे करके बना लो. इनको सबको सीटिंग्स बिठा लो, मतलब जितने भी हैं. तो एक उसमें कह रहा है कि एक साउथ एंड पे बैठा है, फिर उसका एक नेबर है. मतलब देखो कैसे कैसे होता है. राइट ये ईस्ट है. राइट वो एक दीवार पे बैठे हैं जो ईस्ट फेस कर रहा है. पहले सॉल्व करने की कोशिश मत करो. पहले आप सीटिंग अरेंजमेंट अच्छे से बनाओ. मतलब सीटिंग अरेंजमेंट बनाओ, उनको अच्छे से बिठाओ, फिर जो जो पूछता जाए फटाफट बताते रहो. पहले इनको तरीके से बिठाओ इनको. क्योंकि ऐसे में क्या होता है, काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा उसमें. आपका हुआ भाई? नहीं? चलो सब ऐसे ही शक्ल देख रहे हैं, या कोई कर पा रहा है? मतलब नहीं, आप कर रहे हो, वेरी गुड, करो. तो कोशिश करो जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में ही आप बनाओ. ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये. और हमारे कितने स्टूडेंट्स हैं? ए बी सी ई. 1 2 3 4 5 6 7. राइट. ठीक है, एक एक को पुट करते जाओ. सी इज इमीडिएट राइट ऑफ डी. तो हमें नहीं पता सी के इमीडिएट राइट कौन है. मतलब ये जो सी यहाँ पे कहीं बैठेगा और यहाँ पे कहीं डी बैठेगा. अब कहाँ पे बैठेगा हमें नहीं पता. B is on the extreme end and E as his neighbor. तो B जो है आपका या तो इधर होगा और इसका नेबर कौन है? E. या फिर B यहाँ पे होगा, इसका नेबर कौन है? E. तो दोनों सिचुएशन यहाँ हो सकती है. G is between E and F. तो यहाँ पे एक डैश हो गया और F आ गया. यहाँ पे G, यहाँ पे G and F. तो ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है. फिर उसके बाद बता रहा है D is sitting third from the south end. D is sitting third from the south end. 1 2 3. तो यहाँ पे आ गया आपका D. फिर हमने देखा था ये यहाँ पे है C. तो हमारा ऊपर कहीं बन नहीं सकता. तो यहाँ पे बिठा दो B को, यहाँ पे बिठा दो E को, यहाँ पे बिठा दो G. थर्ड है ना? राइट. अच्छा, फोर्थ कर दिया. 1 2 and 3 C. राइट है ना? एक सेकेंड गाइस. C is immediate right of D. C is immediate right of D. yes. तो ये D यहाँ पे आ जाएगा, C यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है. अब ये चार ऊपर बैठ गए. फिर B E G and F. राइट. A कौन बच गया? उसको यहाँ बिठा दो. कौन बच गया इनमें से? A. A यहाँ आ गया. मतलब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, हो सकता है आपको डिफिकल्ट लग रहा हो, तो ओवर द टाइम हम इसको कर लेंगे. राइट. ये तो आपकी बुक में भी नहीं है, बट ये आ जाता है कई बार क्वेश्चन. इट इज पार्ट ऑफ योर करिकुलम. तो इसमें अब इसको देखते हुए, हु इज सिटिंग राइट ऑफ ई? जी. राइट. फिर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर सिटिंग ऑन एक्सट्रीम एंड्स? A and E. Name a person who should change places with C such that he gets third from the north end. Name a person who should change the place with C such that he gets third from the north end.
राइट, तो सी के साथ करना पड़ेगा तो वो जी, है ना। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे। आगे हम और थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट या डिफिकल्ट जाएंगे, तो अभी थोड़े सफल क्वेश्चंस हो गए तो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी आपको डिफिकल्ट लग रहा हो, बट आई वुड सजेस्ट जो हमने जैसे लॉजिकल आपका कोडिंग डी कोडिंग है, बुक दिखाना। कोडिंग डी कोडिंग के हमने जितने भी टाइप्स करे हैं वो सारे अप टू दी मार्क हैं, उसमें ऐसे कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको जो आप ना कर पाओ, राइट। और फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है तो देर आर क्या बोलते हैं ये, एक्सप्लेनेशंस एट द बैक, राइट। तो उसको देख लेना, नहीं सॉल्व होता तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। ठीक है गाइस, आई टेक योर लीव, फिर मिलेंगे, चलते हैं। हाँ बनेंगे बनेंगे। हाँ, तो उसमें क्या होगा, अब ये तो मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, बट अगर ऑप्शन 4 दे रखा है तो आप पहले ही दो में ही आ जाएगा आंसर, तो आप एलिमिनेट कर दोगे भाई, या तो 21 होगा या 34 होगा, तो वो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। बट जब आपके पास एमसीक्यू होगा ना, तो आप उसको एलिमिनेट करते जाओगे और फिर ये हो जाएगा। ये तो मैंने आपको ऑल पॉसिबिलिटीज लिखवाने के लिए कि भाई बड़ा चक्रव्यूह टाइप्स।